कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज हम बातें करेंगे किसानों पर। किसानों की जो बातें आज हो रही है, जो मीडिया में सामने आ रही हैं, ये काफी दुखद हैं। कहीं किसान प्रोटेस्ट करते हुए बताए जा रहे हैं, कहीं पुलिस की सख्ती आ रही है, तो कहीं जो विपक्ष है वो बातें ऐसी बता रहा है कि ये किसान विरोधी बिल है, ऐसा वैसा। मैंने इसको समझने की कोशिश की है। मुझे तो इस बिल में वो सारी चीजें हटती हुई सी दिख रही हैं जो किसानों के लिए परेशानी होती थी। आप बताइए, मान लीजिए मैंने ये पेन बनाया, अब इस पेन की कीमत मुझे 5 रुपए मिल रही है और मैं 5 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये पेन जो आप बना रहे हैं, इस पेन को आप जो ज्यादा से ज्यादा कीमत देगा आप वहां बेच सकते हैं। पहले क्या होता था कि किसान अपने जिले से लगी हुई मंडी में ही सारी चीजें बेचता था, ठीक है। अब उसके यदि हम पास्ट में हिस्ट्री में जाएं कि ये इस तरह का लाल भुजक्कड़ वाला निर्णय कौन सी गवर्नमेंट ने दिया था, तो आपको कम से कम 150 साल पहले जाना पड़ेगा। 1857 की क्रांति में जब क्रांतिकारियों ने लगभग 22 दिन तक एक भी अंग्रेज 22 दिन तक 1857 की क्रांति फेल बताई जाती है, जबकि वो फेल नहीं है। यहां के कुछ राजे रजवाड़े जो ब्रिटेन चले गए थे, उन्होंने फेल कराई थी। अपनी सेना दी, अंग्रेजों को पैसा दिया, बहुत से लोगों के नाम है, वो अलग मैटर है। लेकिन वो बात जब वहां रानी के कोर्ट में जब वो चीज बात चली वहां कि इस क्रांति में क्रांतिकारियों के पास हथियार आए कहां से, तो सीधे पीछे नाम आया किसानों का। दोस्तों, हमारी 1857 की क्रांति में सबसे बड़े अगर कोई क्रांतिवीर थे तो वो भारत के किसान थे, जिन्होंने अपने जो हल होते हैं, तगाड़ी, फावड़े, कुदाल, जितना भी लोहा एक्स्ट्रा था या जरूरत का से ज्यादा जो भी लोहा उनके पास था, क्योंकि खेती तो हो ही नहीं पाती थी, इतने टैक्स लगा दिए थे अंग्रेजों ने कि उसमें कुछ उनको मिलना मुश्किल था। और वैसे भी वो गेहूं चावल जो खाद्य वस्तुएं हैं वो बो नहीं पाते थे, तो खाने की वैसे भी मुफली सी थी। तो ऐसे में किसानों को सीधे वो चीज लगी कि ये हम रख के करेंगे क्या, तो उन्होंने वो सारी चीजें या तो खुद क्रांतिकारी बन गए या फिर क्रांतिकारियों को अपने हल बैलों, अपने हल बखर जो लोहे के इक्विपमेंट थे वो लोहारों को दान देके उनसे हथियार बनवाए और क्रांतिकारियों को दिए। और बदले में क्रांतिकारियों ने भी 22 दिन तक अंग्रेजों से विहीन कर दिया था पूरा भारत। यानी उस समय असल में हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन चूंकि उस वक्त कोई लीडरशिप नहीं थी और यहां के राजे रजवाड़े नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, तो उन्होंने वापस बुलाया। अब यहां से जो उनकी दुर्दशा शुरू हुई है, इतने टैक्स लगाए गए बदले में वापस आके अंग्रेजों ने कि किसानों की कमर तोड़ दी थी। अब आजादी जो हमें आजादी बताई जाती, दरअसल आजादी वो मिली ही नहीं थी हमें, वो तो एक ट्रांसफर हुआ था, सिस्टम वही चल रहा था, सिर्फ चलाने वाले अलग थे और बताया गया था कि ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, जैसी भी हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, ठीक रही, अच्छा किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम एक चीज और ये देखते हैं कि किसान की सबसे दुर्दशा क्यों होती थी, सबसे दुर्दशा में किसान क्यों रहता था, फटे हाल, तंग हाल, सब कुछ था। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, उसके बाद क्रांति भी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है। किसानों ने भर भर के माल पैदा किया, देश के गोडाउन भर जाए सड़कों पे तक दिखता था। इसके पीछे भी ये कहानी आती थी कि गवर्नमेंट में जो एफसीआई है उनमें भी मिली भगत होती है और अनाज को सड़ा दिया जाता है जानबूझ के, और जो शराब लॉबी है उसको औने पौने दाम में बेच दिया जाता है। शराब लॉबी उस सड़े हुए अनाज को, जो कि भारत के करोड़ों लोगों का निवाला है, बच्चों का निवाला है, वो पूरा सड़ा के उनको लॉबी को दे दिया और वो फिर उसे मनमानी शराब बनाती थी और मनमाने दामों में बेचती थी। और जो अनाज मान लीजिए 10 रुपए कीमत का है, वो कौड़ियों के दाम में, ₹8 किलो के दाम में शराब कंपनियों को बेच दिया जाता था। तो ये गोरख धंधा भी चल रहा है। तो यहां से एक वीडियो और मैंने बनाया पीडीएस सिस्टम पे दोस्तों, वो जाकर आप और देख सकते हैं। तो ये सारे गोरख धंधे के पीछे अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो मैंने सर्च की है। देखिए, ये चल रहा है आत्मनिर्भर कृषि, ये शायद गवर्नमेंट की तरफ से चलाया हुआ है, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। उपज कहीं भी बेच सकेंगे,
तो सही बात है, अभी तक किसान उपज सिर्फ अपनी मंडी में ही बेच पाते थे, जो उस अधिकृत जिले की मंडी है, जिले से बाहर भी वो नहीं जा पाता था। बेहतर दाम मिलेंगे, ठीक बात है भाई, कहीं पर भी बेच पाएंगे तो दाम ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। ऑनलाइन बिक्री होगी, अभी तक ऑनलाइन के बारे में नहीं सुना था कि किसान ऑनलाइन, हाँ मैंने मेडिसिनल प्लांट के बारे में जरूर सुना था कि मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो ऑनलाइन बेचे जाते हैं और वो लोग अच्छा भी कमाते हैं। भोपाल से हूं, भोपाल में पाटीदार समाज है, बहुत अच्छी किसानी करता है बताते हैं, और वो ऑनलाइन भी अपने मेडिसिनल प्लांट्स बेचते हैं। किसानों की आय बढ़ेगी, निश्चित बढ़ना चाहिए। विदर्भ में, महाराष्ट्र, विदर्भ और मध्य प्रदेश के बहुत से जो किसान हैं जहां पे बारिश भी आती है, बिहार में कोसी नदी जहां बारिश भी आती है, और मध्य प्रदेश नागपुर जैसे क्षेत्र कई सारे जहां सूखा भी पड़ता है, तो ऐसी चीजें भी बहुत सारी है जो परेशान करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपूर्ति चेन तैयार होगी। देखिए क्या होता है कि अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि मध्य प्रदेश व्हीट कंट्रीब्यूशन में नंबर 1 हो गया है, जो पंजाब था उसको हटाकर वो नंबर 1 हो गया है। प्रोडक्शन तो वैसे भी मध्य प्रदेश का जो यील्ड है, जो जहां जितनी जगह में मध्य प्रदेश के पास ज्यादा जमीन है, तो मध्य प्रदेश पंजाब से ज्यादा ही पैदा करता होगा, लेकिन प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन मतलब जो सरकार खरीदती है, जो किसान अपने खाने के अलावा बचा हुआ जो बेच देता है, जो कि सरकारी गोदामों में आता है, वो रिकॉर्ड में आता है, उस मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास अनाज कम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अनाज ज्यादा है और उसका रखरखाव नहीं है, और जो एफसीआई वगैरह जो है, जो उसमें भी बहुत से झोल जंगल हैं। मुझे तो वो पीडीएस सिस्टम जैसी चीजें समझ में नहीं आती। यहां लोगों को ही लाना चाहिए, बहुत सारे व्यापारी आने चाहिए। अब व्यापारी दलाल किस्म के व्यापारी नहीं आने चाहिए कि किसान से गेहूं लिया सस्ते में और आखिरी जो कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर, उसको बेच दिया और दलाली ले ली। ये करते करते तो अब ये देखिए बाप दादे बूढ़े हो गए। इसमें ये चीज नहीं, आप उसको एक और एडवांस बनाओ, कहीं किसानों की भी मदद करो, कहीं उस गेहूं को दलिया बना के, मतलब मैं थ्योरेटिकल आदमी हूं, मैं प्रैक्टिकली तो आप ज्यादा अच्छा समझते हैं कि ये इसको कैसे किया जा सकता है। किसान अच्छा समझेंगे, वो अच्छा समझा पाएंगे, व्यापारी जो हैं बहुत दशकों से, पीढ़ियों से जो ये सब काम कर रहे हैं, वो ये समझा पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं मोटे तौर पे कि देखिए दलाली जो होती है ना, दलाली किस्म का व्यवसाय सबसे खराब होता है। पीछे से सस्ता उठा लिया, महंगा सस्ता करके, और आगे अपना कमीशन लगा के और गोदामों का चार्ज लगा के बेच दिया। इस तरह का बिजनेस खत्म होना चाहिए, या कम होना चाहिए, या जरूरत का रहना चाहिए। इसके प्रकार उसको और आगे, या तो आप उनको ऐसे समय में मदद करो किसानों को जब वो स्टोरेज नहीं कर पा रहे हो। जो व्यापारी है उनको भी एक कदम और आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। और उनको यदि मान लीजिए उनको खाद बीज में परेशानी आ रही है, तो रिलायंस जैसे प्लेटफॉर्म अगर यहां आते हैं, अमेजोन तो अब बहुत बड़े हो जाएंगे ये लोग, पता नहीं ऐसा ना हो कि कभी गला ही दबा दें, क्योंकि जहां जिन देशों में जाते हैं बड़े प्लेटफॉर्म, अमेजोन और उसके बाद क्या आता है वो अलीबाबा, अमेजोन ने तो कई इसकी तो जो नेटवर्थ है, बिजनेस है इसका, वो तो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है, कहीं ज्यादा, कई देश खत्म हो जाए इतनी है। तो एक संशय भी आता है कि अगर हम किसी एक पे डिपेंड हो जाए, हालांकि भारत जैसे देश में एकदम से तोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान और व्यापारी के संबंध पीढ़ियों से, दशकों से चले आ रहे हैं, और वो एक घरोबा जैसा बन जाता है, उनमें होना भी चाहिए। लेकिन देखिए दोनों, किसान का क्या काम है, किसान का काम है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा देना। तो मुझे नहीं लगता कहीं प्रोडक्शन की कमी है, हम सब खा पी रहे हैं अपने घरों में बैठ के। चलिए महंगा सस्ता सही, परेशानी में सही, लेकिन कम से कम हम खा रहे हैं, भूखे तो नहीं मर रहे हैं। भारत देश जो है वो प्रोडक्शन गोडाउन भरे हैं, एफसीआई भरे हैं, रिकॉर्ड भरे हैं, हम उसको माल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसानों में परेशानी नहीं है, परेशानी उसके बाद के सिस्टम में है। तो आपूर्ति चेन बढ़ाना पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को एक कदम। हाँ, यहां एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए डीमार्ट किराने वाला है, रिलायंस बहुत जाइंट है ये बिजनेस के, अब अमेजोन भी हाथ मिला रहा है। तो ये जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ जाएंगे तो हमारे पास एक चीज ये बचती है कि जो भी व्यवसायी बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ऐसा अंदाज है, अनुमान है, या मेरी ऐसी समझ कहती है कि एक वस्तु का व्यापार करे,
गुड़ तो गुड़, तेल तो तेल, दाल तो दाल, चावल तो चावल, शक्कर तो शक्कर, मतलब इस तरह से। यानी पिछले समय में जिन लोगों ने पूरा फुलटू किराना रखा था, उनकी दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं, और या कम से कम उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या जिन्होंने अपने मतलब जो उस एरिया में दुकान खोली है और घर भी बना लिया है, या जो फ्री हो गए हैं किराए वगैरह से या उस कर्जे से फ्री हो गए, वही लोग सक्सेसफुली चला पा रहे हैं। किराए से लेके किराना दुकान चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। 10 में से कोई एक सफल हो सका है तो हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि मान लीजिए आप इस तरह के बिजनेस में आ रहे हैं, तो एक तरह का बिजनेस करें, किसी भी एक वस्तु का बिजनेस करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, आप जिसमें एक्सपर्ट अपनी समझ रखते हैं, वो पीछे से सबसे सही जगह से। जैसे मान लीजिए प्याज का धंधा होता है, तो प्याज आपको मध्य प्रदेश में अच्छा मिल जाएगा, नागपुर में अच्छा मिलता है प्याज। तो मान लीजिए नागपुर से आप लेके आ गए और स्टोरेज अच्छा रखें, तो प्याज पे ही पूरा ध्यान लगाएं, प्याज पे ही समझ रखें अपनी, है ना। और ये कम से कम कैसे सड़ेगा, हमने भी एक बोरी रखा था, लेकिन उसमें से क्या है 40-45 किलो की बोरी आती है, 40 किलो की, उसमें 6-7-8 किलो 10 किलो तो नॉर्मली खराब हो ही जाता है। तो ये जो सड़न वाला जो प्याज है, गर्मी की वजह से सड़ जाता है, या पानी लग गया है उसको पहले में कहीं, तो उसको ऐसा आप बचाएं। तो इस तरह से आप अपनी जो मेरी थ्योरी है, आपकी थ्योरी, उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेके आएंगे आप अपनी समझ बढ़ा के, तो ये ज्यादा आपको मदद करेगा। ऐसे ही शक्कर का कारोबार, तेल का कारोबार, या किसानों से सीधे चावल ले लिया, चावल से आप कुछ ऐसी चीजें बनाए, रेडी चावल बना के खिला सकते हैं, है ना। अभी जैसे मैं यहां देखता हूं रोड साइड लोगों ने जूस का कारोबार शुरू कर दिया, नया है, मतलब हो गए 4-5 साल हो गए, लेकिन वो नया है, कॉन्सेप्ट नया है। गाजर है, चुकंदर है, और बाबा रामदेव के जितने जूस वगैरह बताए जाते हैं वो आप देख के सीख सकते हैं, कोई ज्यादा बहुत उसमें मेथड कोई कठिन नहीं है। घर में भी बहुत से लोग जूस बना लेते, गाजर को लाके मिक्सर में घुमा लिया, थोड़ा सा जो पानी रहता है आरओ का पानी ले लिया, आरओ या यूवी जो भी है वो पानी ले लिया, उसको अच्छे साफ हाथों से करके लोगों को पिला दिया, तो 5 रुपए में भी आपके पास बहुत ग्राहक आ सकते हैं। तो आप इस तरह के बिजनेस में भी आ सकते हैं। तो ये सब किसान और उसकी उपज से रिलेटेड ही चीजें हैं जो आपको सक्षम बना सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, किसानों की तरफ से परेशानी नहीं है, किसान प्रोडक्शन दे रहा है, नहीं तो आज जो ये हम जो बैठ के इतनी बातें कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर सकते। भूखे पेट जो है वो अकल नहीं बांटी जाती, भूखे पेट तो फिर सिर्फ खाना ही जुगाड़ा जाता है। तो आपूर्ति चेन पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जो फिनिश्ड गुड है, यानी जो गेहूं चावल है, उससे उसके बाद हम क्या उसको कैसे, एक तो पहले उसको स्टोर कर सकते हैं, और उससे हम किस तरह से अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। जैसे मूंग से स्प्राउट, उसके अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये बना ली, इसका कारोबार किया जा सकता है। यानी मूंग आप पीछे से लाए, मूंग उसको दुकान में रख के बेचे भी, और मूंग के स्प्राउट करके वहां वो सामने ही ठेला लगा देते हैं। वैसे इस तरह के कोई कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो आज मंडी सिस्टम है, जिन्हें किसानों को मंडी में जाना है वो मंडी में जा सकते हैं, और जिनका सौदा कहीं और जम गया है वो वहां से बेच सकते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं दोस्तों। यहां विरोध की कोई बात ही नहीं बनती है। विरोध उन दलों का होगा जो आपकी दलाली पर जी रहे हैं, जो किसानों की दलाली पर जी रहे हैं, जो किसानों की कमाई पर जी रहे हैं, वो लोग विरोध करेंगे ना। और उनको भी विरोध करने की जरूरत नहीं है, वो भी नए तरीके ढूंढे अपने। देखिए दलाली जैसी जो चीज होती है ना, पीछे से आप सस्ते में लाए, आगे उसको बढ़ा दिए, ये सबसे निकृष्ट टाइप का व्यापार है जो अब नहीं चलेगा। 90 के दशक में कर लिया सो कर लिया, इसको थोड़ा आपको एक स्टेज पे आगे जाना ही पड़ेगा, और ये समय की भी मांग है और जरूरत भी है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। एक ही चीज आप वही वैसा किसान ने बेचा वैसा ही आप लाके बेच रहे हो, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रहा? वो उत्पादक है, आप क्या कर रहे हैं? दलाली है ना, ये तो दलाली करना अच्छी बात नहीं है। आप उसमें कहीं ना कहीं उसको, या तो आप स्टोरेज दे रहे हैं, तो भी भाई मानी बात है कि आप इकट्ठा सामान लेके आ रहे हैं और उसको रख रहे हैं, और बदले में यदि आप कमाते हैं तो थोड़ा किसान परिवार का भी ध्यान रखिए। इसके बाद आती है व्यवस्था, एमएसपी को कोई खतरा नहीं, मतलब ये मैक्सिमम सेल प्राइस है जो किसान से ली जाती है। मैक्सिमम जो भी प्राइस है, मतलब ये किसान से दी जाएगी, किसान के लिए मिनिमम है। मान लीजिए आज की डेट में अगर मान लीजिए 2000 रुपए चल रहा है गेहूं, तो 2000 रुपए में किसान को मिनिमम मिलेंगे। किसान इससे नीचे कोई 1900 रुपए में नहीं खरीद सकता, किसान की मर्जी।
वो बेचे या ना बेचे, लेकिन कोई उसके नीचे खरीदेगा तो उसको माल मतलब आधिकारिक तौर पे माल वो खरीद नहीं पाएगा। ये होता है एमएसपी। तो मैंने ये सारी बातें आपको बता दी दोस्तों। ये आत्मनिर्भर कृषि है, जय किसान है। हाँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। मेरी जितनी समझ कह रही है कि ये विरोध सिर्फ विरोध भर का है, इसमें कोई ये ऐसा विरोध करने लायक चीज नहीं है जो किसानों की किसान के विरोध में जा रही हो और इसको विरोध करके बताया जा रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं है इस बिल में। किसान भी हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि बहुत पीछे रह गया, जबकि किसान उत्पादक था, समाज में सबसे ऊपर इसका वजूद होता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जॉब जिनको सैलरी मिलती है स्टाम्प टिकट पे लगा के, वो सैलरी जो मतलब एक तरह से नौकर होते हैं सरकार के, वो सबसे ऊपर हो गए, क्योंकि मनी मैटर आ गया। जिनको लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 80,000 रुपए टिकट पे मिलते हैं स्टाम्प टिकट लगा के, वो ऊपर आ गए हैं। जबकि किसान हमारा कभी सबसे ऊपर होता था, क्योंकि किसान सबसे सम्मानित होता था समाज में, क्योंकि अन्न यही उगाता था। ठीक है दोस्तों, किसान लोग जितने भी हैं मेरे ग्रुप में, वो मुझे बताएं इस पे आपको ये चीज कैसी लगी और इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और उसमें हम बातें करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब शेयर करें मेरे वीडियो को, और जो मित्र मुझे सहयोग करना चाहते हैं वो मुझे बैंक डिटेल दे दिए, वो उसमें नीचे सहयोग भी कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।